नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी ज्ञानवापी पूजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है, ज्ञानवापी तहखाने में पूजा जारी रहने वाली है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मामले को लेकर, ज्ञानवापी पूजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जब तक पूरे मामले की सुनवाई ना हो जाए तब तक ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाई जाए ताकि वहां पर पूजा ना हो। लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वाराणसी ज्ञानवापी मामले में व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी हिंदू पक्ष को, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है और इस पर सुनवाई चल रही है, इसलिए हाईकोर्ट को व्यास जी तहखाने में पूजा करने पर रोक लगानी चाहिए ताकि किसी तरीके का विवाद ना हो। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को अस्वीकार कर दिया गया है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, हिंदू पक्ष वहां पर पूजा कर सकते हैं। तो बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है ज्ञानवापी को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दी थी और उस आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी और उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगने वाली है फिलहाल, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी तहखाने में पूजा ना होने को लेकर याचिका दायर की थी और कहा था कि जब तक पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे विवाद की आशंका है। आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई है ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेज और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। व्यास परिवार द्वारा जो किया जाता था सारी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया था 31 जनवरी 2024 के फैसले में। इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे, हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन, और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज हाई कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी। 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाईकोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन इंतजामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई
उसमें ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। बेसिकली जिस तरह से डीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे जी, वो सारी चीजें थी। अब उन्होंने तो ग्राउंड लिया, वक्फ एक्ट, डीएम के ऊपर, स्टेट के ऊपर कई जगह उन्होंने सवाल उठाए, जिसको कि जज साहब ने कैसे रिबट किया होगा वो जब फैसला आएगा वो हम तब भी बता पाएंगे। हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। पंकज तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को आज एक बड़ा झटका लगा है ज्ञानवापी मामले को लेकर। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी और आज की सुनवाई में उस इजाजत को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष की नाराजगी देखने को मिल सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष जो है वो थोड़ा सा तो जरूर नाराज होगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस हिसाब से वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला देते हुए कहा था कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ करने का अधिकार है और इसकी जो मांग जो हिंदू पक्ष कर रहा है उसको बहाल किया था कि इसमें पूजा पाठ किया जा सकता है, जबकि उस पूरे मामले को लेकर के आदेश को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी के द्वारा, और इंतजामिया कमेटी की चुनौती पर दोनों पक्षों की सुनवाई हाईकोर्ट ने की थी और फैसले को सुरक्षित रखा था। आज 10 बजे जो फैसला सुनाने के लिए जब कोर्ट बैठी तो उसमें जो है कि कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि जो वाराणसी कोर्ट का फैसला था वो फैसला सही है और जो मुस्लिम पक्ष की जो दलील दी गई है इंतजामिया कमेटी की, वो दलील कहीं मानने योग्य, सुनने योग्य नहीं है, जिसके चलते उसको खारिज किया जा रहा है। तो एक तरह से मुस्लिम पक्ष को ये झटका लगा हुआ है। अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष ये अगला कदम यही उठाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के जा सकता है। और हिंदू पक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। हालांकि कोर्ट में अभी भी ये मामला चल रहा है। आगे किस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी? व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार तो हिंदू पक्ष को मिल गया है, अब आगे किस आधार पर इस मामले की सुनवाई जारी रहने वाली है? हिंदू पक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था वो चलता था, लेकिन उसके बाद बिना किसी कारण के उसको रोक लगाया गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा, वाराणसी न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में जो ये फैसला सुनाया गया था वो उनके पक्ष में फैसला था और इस फैसले को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है, यानी उसी फैसले पे मोहर लगाई है। तो जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष के अंदर खुशी है और उनका कहना है कि जो उनका अधिकार है वो न्याय संगत उनको कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जो चल रही है, इसमें देखने वाली बात होगी कि जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उससे दोनों पक्षों को सुनने के बाद और जो 250 नमूने एएसआई ने निकाल करके दिए थे ज्ञानवापी परिसर के, उसके आधार पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये मुख्य चीज होगा देखने वाला। ठीक है पंकज, अब देखना होगा आगे किस तरीके से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चलती है और क्या कुछ दलीलें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी की मौत पर झज्जर के डीएसपी शमशेर सिंह का बयान सामने आया है। वहीं हमने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 डीएसपी के साथ 5 टीमें गठित की गई हैं। जांच इस मामले की जारी है। हम भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहादुरगढ़ में डीएसपी का यह बयान सामने आया है। नफे सिंह राठी की मौत पर जांच टीम गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 डीएसपी के साथ 5 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों का गठन किया गया है। जांच इस मामले की अभी जारी है, लेकिन पुलिस भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य सबूत जुटाने में जुटी हुई है। बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है
एफआईआर दर्ज करने उपरांत अपने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाए। तो नफीस सिंह राठी की मौत के लिए जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें 2 डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं इस जांच टीम में, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इनालो प्रमुख थे नफीस सिंह राठी, जिनकी मौत हो चुकी है। झज्जर के डीएसपी शमशेर सिंह का यह बयान सामने आया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, नफीस सिंह राठी की मौत पर अब टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन उनकी मौत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो क्या है? देखिए, जो परिवारजनों की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो शिकायत दर्ज कराई गई है नरेश कौशिक, करमवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, राहुल, कमल और 5 नामालूम लोगों के खिलाफ। इसके अलावा जो पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है उसमें 25 सेक्शन है, 27 सेक्शन है, 120B सेक्शन है, 147 सेक्शन है, 148 है, 149, 302 और 307 इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अगर बात करें राजनीति की तरफ से तो देखा जाए तो उनके पार्टी के जो महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, जो पार्टी करता रहता है, उनका कहना है कि उनको पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया और साथ ही जो उनका आम लाइसेंस था वो भी 2 साल पहले रद्द कर दिया गया था। तो तमाम इन चीजों को लेकर के अभी बयानबाजी का दौर जारी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस ने जो अपनी तरफ से जो टीमें बनाई हैं उन टीमों का जो गठन किया गया है वो जाहिर तौर पर छापेमारी कर रही है। अभी तक मामला देखने में आया उसमें सीसीटीवी में आरोपी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस गाड़ी में i20 में आए थे उसका सीसीटीवी। रमेश, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जब वो अपनी कार में थे हमलावरों ने तब उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। बताया जा रहा है 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई थी। इस पूरे हमले में और कितने लोग घायल हुए हैं? नफीस सिंह राठी की तो मौत हो गई है, बाकी जो उनके साथी थे कार में मौजूद थे वो कई घायल बताए जा रहे हैं। उनकी हालत कैसी है और कितने लोग इस हमले में घायल हुए हैं? देखिए, नफीस सिंह राठी के अलावा एक और व्यक्ति उनके साथी थे, उनकी भी मौत हो गई है और इसके अलावा 2 लोग और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है और जाहिर तौर पर पुलिस की बनाई जो टीमें हैं वो ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही हैं। सूत्र बताते हैं शायद 1-2 लोग उनकी गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस अपने तरीके से सारे एंगल को जांच कर रही है। लेकिन रमेश, इसमें पुलिस की भी तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इनालो की तरफ से कहा जा रहा है कि नफीस सिंह राठी को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, इस बारे में ये कोई शक की बात नहीं है। बार बार उनकी तरफ से इस बारे में कहा जा रहा था, लेकिन कल ही गृह मंत्री ने शाम को स्पष्ट किया कि उनके पास इस प्रकार का कोई मैटर नहीं आया। लेकिन जो उनकी पार्टी के महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने पहले भी कहा कि उन्होंने बार बार शिकायत दर्ज कराई, शिकायत बार बार दी, एसपी को भी बताया कि नफीस सिंह राठी को कुछ लोग जान से मारना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही जरूर है। आप इस मामले में देखते हैं कि आला कमान यानी कि हरियाणा सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच पड़ताल करती है, ये देखने का विषय होगा। रमेश, पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? पुलिस ने अपना बचाव किया है कि जब वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे तो उनको पुलिस की तरफ से सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई थी? इतने बड़े चेहरे रहे हैं वो इनेलो के, बावजूद इसके उनको पुलिस से सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही थी और पुलिस उनकी शिकायत को अनदेखा कर रही थी। देखिए, पुलिस की तरफ से अभी ऑफिशियल इस बारे में सुरक्षा को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है, पॉलिटिकल मैटर है, जिसमें पुलिस अपनी तरफ से कोई बयानबाजी करने से बचेगी। जाहिर तौर पे हो सकता है कि जो पुलिस के पीआरओज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जो पीआरओ हैं वो कुछ ना कुछ बताएं। हो सकता है क्योंकि आज विधानसभा का सेशन है, मुख्यमंत्री को भी इसमें बोलना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से अधिकारी क्या बयान आता है, लेकिन जो पुलिस है वो इस बारे में अभी कुछ भी बोलने से बिल्कुल। और ये भी देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करता है और जो इस हत्या के पीछे मुख्य आरोपी हैं उनको कब तक पुलिस दबोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि मामला कोर्ट में है, अगली सुनवाई 16 मार्च को है। ईडी को रोजाना समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पार्टी ने कहा है, हम INDIA गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह दबाव नहीं बनाना चाहिए। बता दें, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 7वां समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 7वां समन जारी होने के बाद भी आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईडी को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला पूरे तरीके से अभी विचाराधीन है। और साथ ही साथ मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए, लेकिन ये गठबंधन मजबूत है और INDI गठबंधन को वो नहीं छोड़ने वाले हैं। आयुषी मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। आयुषी, केजरीवाल 7वां समन मिलने के बाद भी आज ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से दलील दी गई है आज पेश ना होने को लेकर? पूजा, बिल्कुल आज 26 तारीख है और 7वें समन के अनुसार आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन का जवाब देते आए हैं और उसे गैर कानूनी ठहराते आए हैं, उसको लेकर ईडी कोर्ट भी गई थी। और कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पक्ष में कहा, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और उनके ऊपर कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं, तो पहले वो उन चीजों को निभाएंगे, उसके बाद वो समय निकालकर ईडी के समक्ष जरूर आएंगे। तो कोर्ट ने 16 मार्च को अगली सुनवाई का तारीख तय किया है और अब यही 16 मार्च को लेकर आम आदमी पार्टी बैठ गई है। उनका साफ कहना है कि जब कोर्ट ने 16 मार्च कहा है, ईडी ही कोर्ट के पास गई थी, तो ईडी को कोर्ट के फैसले का मतलब इंतजार करना चाहिए। कोर्ट जो कहती है उसको मानना चाहिए। 7वां समन भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये गैर कानूनी समन है और इसकी वजह से जो बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम ना जाए, हम कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव ना लड़े, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे और ये जोर जबरदस्ती और दबाव से हम नहीं डरने वाले हैं। आयुषी, अपने बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल भले इस तरीके की बातें कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे वजह क्या माना जाए? गिरफ्तारी को लेकर डर है, क्योंकि ईडी आगे चलकर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। 7 समन जा चुके हैं और उसके बाद भी वो ईडी के सवालों का सामना करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को सता रहा है। हाल में ही हमने देखा किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन तक बार बार ईडी पहुंचने की कोशिश करती है, बट वो लगातार ईडी को चकमा देकर इधर उधर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और जिस दिन ईडी के वो गिरफ्त में आते हैं तो शाम तक उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इस्तीफा देकर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो वही वाकया, वही हालात दिल्ली में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। आम आदमी पार्टी को लेकिन ये हालात ईडी के सामने खुद अरविंद केजरीवाल ही रख रहे हैं। जिस तरीके से उनके समन की अनदेखी कर रही हैं, वैसा ही कुछ हालात वो दिल्ली में क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से आप एक ऐसी एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीजों पर कानूनी कार्रवाई करती है, और आपने खुद कहा था कि कोई भी ऐसा नेता हो, अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई हो तो पहले वो उसको सहयोग करे ऐसी एजेंसियों का, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल किसी भी प्रकार का सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बार बार ईडी के समन को गैर कानूनी ठहराकर अलग अलग दलीलें दी जा रही है। और ऐसे में आखिरकार जहां कल तक ईडी उनसे सिर्फ पूछताछ करना चाहती थी, अब ईडी के पास कई ऐसी वजह है उनको गिरफ्तार करने की। क्योंकि पहली बात तो कथित शराब घोटाले मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल के अंदर में है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जेल गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है और ये एक बड़ी खबर हमारे पास आई है कि मनीष सिसोदिया को जेल गए हुए 1 साल हो गया है, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को याद करते हुए, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को याद करते हुए राजघाट में वो कुछ देर बैठेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिस तरीके से कथित शराब घोटाले में अभी तक उनके 2 से 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं
जो जेल के अंदर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं तो इनके बारे में भी बिल्कुल अब देखना होगा 16 मार्च की सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से दलीलें सामने आती है, कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे जुड़ेंगे। किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है, दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हुए हैं सरकार के खिलाफ। एक बार फिर से किसान हल्ला बोल करेंगे। भाकियू नेता राकेश टिकैत भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। ट्रैक्टर दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे। राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक किसान झुकने वाले नहीं है, किसान पीछे नहीं हटेंगे और एक बार फिर से अगर दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़े तो बढ़ा जाएगा। आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, एक तरफ किसानों की सरकार से बैठकें चल रही हैं, बैठक हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था और किसानों ने कुछ वक्त मांगा था सोचने के लिए, लेकिन ऐसे में जो किसान संगठनों के नेता है वो कहीं ना कहीं किसानों में फूट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब राकेश टिकैत एक बार फिर से किसानों को दिल्ली कूच के लिए तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया था, दिल्ली चलो मार्च का, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई दौर की बैठक हुई जहां पे एमएसपी और उनके कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। और अब जाकर राकेश टिकैत, जो कि जिनको हमने देखा है कि ये किसान लीडर है और पिछली किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की कितनी बड़ी भूमिका रही थी, और एक बार फिर से राकेश टिकैत वापस से किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट में कूद पड़े हैं और अब अपनी तरफ से इन्होंने आज ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है। एक बड़ी बात है क्योंकि राकेश टिकैत एक बड़े लीडर के तौर पर है, किसान लीडर के तौर पर है, और पिछली बार भी लंबे समय तक उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना दिया था और एक बार फिर से अगर वो इस किसान प्रोटेस्ट में कूद रहे हैं और आज दिल्ली चलो मार्च का जो आह्वान है उन्होंने ट्रैक्टर से करने के लिए कहा है। लेकिन किसान आंदोलन में आयुषी, किसान आंदोलन में हम राकेश टिकैत का पक्ष देखें तो वो सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, जो दूरी है वो कम हो। सरकार प्रस्ताव ला रही है, उन प्रस्तावों में अगर किसी तरीके की कमी किसान संगठनों को दिखती है तो वो सरकार के सामने रख सकते हैं।